गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए शुरू करेंगे डेली करंट अफेयर को। 28 नवंबर के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसलिए एंड तक देखिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा सेशन को। 28 नवंबर के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के लिए यह रहा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, इसका शुभारंभ करने का श्रेय दिया जाता है भारत में मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी। कल भी हमने इनकी बात की थी, है ना। तो महिला और बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस पोर्टल को जारी किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो नाम से आपको समझ में आएगा। चाइल्ड मैरिज फ्री नेशन बनाना, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य। एक कैंपेन चलाया गया और इस कैंपेन में चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया पोर्टल का भी इनॉग्रेशन किया गया। देखिए, ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है ना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए शिकायत को दर्ज किया जा सकता है और साथ ही साथ ये इसके खिलाफ जागरूकता को बढ़ाने का भी काम करेगा पर्टिकुलर ये पोर्टल। तो देश में जो बाल विवाह होता है, नॉर्मली भारत के काफी सारे ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पर बाल विवाह देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाल विवाह को खत्म करना भारत में यह मुख्य उद्देश्य है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया पोर्टल को लॉन्च किए जाने का। नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया है भारत की जो यूनियन मिनिस्टर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फैंगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो बंगाल की खाड़ी में हाल ही में एक तूफान देखने को मिला है जिसका नाम है फैंगल। तमिलनाडु के तटों से यह टकराने वाला है, जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी। फैंगल के नामकरण की बात करें तो यह जो नामकरण है यह किया है सऊदी अरब ने। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप एक इमेज देखेंगे तो यह इंडिया है और यहां पर आपको बे ऑफ बंगाल के एरिया में देखने को मिलेगा फैंगल तूफान, और तमिलनाडु के तटों से आकर यह टकराने वाला है। इसके लिए हाल ही में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने तमिलनाडु राज्य में हाई अलर्ट भी जारी किया था। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन पैदा हुआ है फैंगल नाम का। इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया है। एक अरेबिक वर्ड है फैंगल, अरेबिक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है कल्चर में विविधता को दर्शाता है। मतलब कल्चर में विविधता को दर्शाना, एक सांस्कृतिक पहचान और भाषाई परंपरा का मिक्सचर, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फैंगल। ठीक है, अरेबिक वर्ड है, तो सऊदी अरब ने नामकरण किया है फैंगल तूफान का। कहां पर देखने को मिला? बंगाल की खाड़ी में। और किस राज्य के तटों से टकराएगा? तो ये तमिलनाडु के तटों से टकराएगा। आपको यहां पर एक चीज और पता होना चाहिए कि अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में एक और तूफान आया था दाना, जिसका नामकरण कतर के द्वारा किया गया था। दाना का मतलब होता है उदारता। ठीक है ना, दाना का पर्टिकुलर मीनिंग है उदारता। कतर ने इसका नामकरण किया था। यह भी हमें अक्टूबर 2024 में बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला था। ठीक है, और अब कौन सा तूफान आया? तो यह है साइक्लोन फैंगल, बंगाल की खाड़ी में, नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे कल भी मैंने बताया था। फाउंडेशन कोर्स पर आप सभी के लिए देखिए ऑफर लगातार चल रहा है, जहां पर आपके लिए सभी फाउंडेशन कोर्सेस बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। कल के सेशन में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपका फाउंडेशन जीएस जीके को लेकर स्ट्रांग नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तो आप इन फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। आपके लिए जीएस फाउंडेशन का आरएम 2.0 भी अवेलेबल है, जो कि स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पांचों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूं, यहां से भी आप नोट कर सकते हैं।
कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। यहां पर आपकी सारी क्वेरी जो हमारी सपोर्ट टीम है वो आपके लिए बैठी है, आपकी सारी क्वेरी वो सॉल्व कर देगी। कोई भी आपका डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऑफर चलेगा, ये 27 को शुरू हुआ था और सैटरडे तक आपके लिए ये ऑफर वैलिड है। सैटरडे तक आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पांचों सिविल सर्विसेज के जो हमारे कोर्स हैं, फाउंडेशन के लिए जो कोर्स है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे आएंगे। 9th अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 9th अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। आप सभी को पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही थी वो कुरुक्षेत्र में कही थी, और वो जो कुरुक्षेत्र का एरिया है वो वर्तमान में हरियाणा में देखने को मिलता है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाने वाला है, ठीक है। 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित की जाएगी। देखिए इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी, लेकिन तब गीता महोत्सव के रूप में से शुरू किया गया था 1989 में हरियाणा गवर्नमेंट और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से। शुरुआत तो कर दी गई 1989 में, लेकिन आगे चलकर 2016 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया और 2016 में यह बन गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है। 2024 में इसका आयोजन 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जानने से पहले यह समझ लीजिए कि यहां पर जो पार्टिसिपेट कंट्री है उसके रूप में हमने बुलाया है तंजानिया को 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 में। एम की बात करें तो गीता, भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना, मानव जीवन को कैसे ये सिंप्लीफाई करती है, कैसे सरल बनाती है, इसके बारे में प्रचार करना, भारतीय संस्कृति को सिक्योर करना, इसको भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, कुरुक्षेत्र जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को पूरे वर्ल्ड में पहचान दिलाना, प्रचारित करना और पर्यटकों को प्रोत्साहित करना इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यह 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव है 2024 में। आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। भागीदार देश कौन? तंजानिया। नवंबर 2024 में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नवंबर 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। कौन? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ठीक है। देखिए नवंबर 2024 में डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इनके पहले इस पद पर अतुल दिनकर राणे थे, जिन्हें 2021 में अपॉइंट किया गया था ब्रह्मोस एरोस्पेस का हेड, और अब इनका स्थान लिया है किसने? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस क्या है। तो देखिए ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच का, ठीक है। ब्रह्मोस एक इंडिया में बहने वाली ब्रह्मपुत्र और रशिया में बहने वाली मॉस्कावा ब्रह्मोस, तो इन दोनों को मिलाकर नाम रखा गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस का। ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करना इस संयुक्त जॉइंट वेंचर का मुख्य उद्देश्य है। भारत का डीआरडीओ और रूस का एनपीओ माशिनो स्ट्रोयेनिया, ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्थापित किया है जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस, जिसके हेड बने हैं कौन? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। कार्य क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को डेवलप करना, ठीक है, इसका काम है। 1998 में ब्रह्मोस एरोस्पेस को स्थापित किया गया था 1998 में, और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में हियो जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो हियो जलविद्युत प्रोजेक्ट, इसकी बात करें तो सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसे हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य में पर्टिकुलर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, यहां पर एक परियोजना शुरू की जाने वाली है हियो जलविद्युत परियोजना। नवंबर 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मंजूरी दी। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट को शुरू करेगी। 240 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है हियो जल विद्युत परियोजना की। यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए 3689 करोड़ रुपए हाल ही में प्रदान किए हैं। ठीक है, तो हियो जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक पावर प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो यहां पर यह समझ में आ गया। अरुणाचल प्रदेश की कैजुअली बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है भारत का। पहले इसे पूर्वांत सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। आगे चलकर नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की। सीमाएं जो भारतीय स्टेट से टच होती है, तो एक तो असम से टच हो जाती है, ठीक है, और एक टच होती है नागालैंड से। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री देखें तो म्यांमार, चाइना और इधर से टच होती है भूटान से। तो भूटान, म्यांमार और चीन सीमा साझा करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य से। यहां के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं वर्तमान में, और चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। चर्चा में रही खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी किस खेल से संबंधित है? वैभव सूर्यवंशी ये संबंधित है क्रिकेट से, बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। वैभव सूर्यवंशी अभी सुर्खियों में क्यों है? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के युवा क्रिकेटर जो कि आईपीएल से जुड़े हैं, कौन बने? वैभव सूर्यवंशी, ठीक है ना। 13 साल 242 दिनों की इनकी उम्र है, 13 साल 242 दिन। बिहार स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ है ना 2025 में, राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है वैभव सूर्यवंशी को। आईपीएल के इतिहास में आईपीएल की किसी भी टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। ऑलमोस्ट 13 साल 242 दिन है इनकी उम्र, सबसे कम। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है? तो पशुपालन सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट हाल ही में आई है। इसके अनुसार सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य। पूरी रिपोर्ट देखेंगे, एग प्रोड्यूसर भी है, मिल्क प्रोड्यूसर भी है, मीट प्रोड्यूसर भी है, तो इनकी डिटेल को हमको थोड़ा सा एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नवंबर 2024 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी श्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट को हाल ही में लॉन्च किया है। ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें जो डेटा है 1 मार्च 2023 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक का इंक्लूड किया गया है। मिल्क प्रोडक्शन को लेकर, एग प्रोडक्शन को लेकर, मीट प्रोडक्शन को लेकर, वुल मतलब ऊन प्रोडक्शन को लेकर ये डेटा जारी किया है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023-24 में मिल्क प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में 239 ऑलमोस्ट 239 मिलियन टन मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। 239.30 मिलियन टन, अगर परफेक्ट डेटा देखें तो। मैं ऑलमोस्ट बोलूं तो समझ लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 239 मिलियन टन्स का, ठीक है। 2022-23 की तुलना में ये 3.78% तक ज्यादा है, मतलब बढ़ोतरी हुई है दूध के उत्पादन में। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें 2023-24 के लिए, तो यूपी, पूरे देश में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें से 16.21% करता है यूपी। सेकंड पर राजस्थान, थर्ड पर आता है एमपी, फोर्थ फिफ्थ छोड़ दो, 3 याद कर लो तो भी बहुत है, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगर हम परसेंटेज वाइज मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि देखें तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है वेस्ट बंगाल में, 9.76% की वृद्धि हुई है मिल्क प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल में। पीडीएफ ले लेना और एक बार इसके बाद के डेटा को भी देख लेना, मैं आपको मेन बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद आता है एग प्रोडक्शन, अंडा प्रोडक्शन, ठीक है। 2023-24 के 1 ईयर के फाइनेंशियल ईयर में एग प्रोडक्शन 142.77 बिलियन रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर से यह भी 3.18% ज्यादा है।
एक प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। पूरे देश में जो 100% अंडा उत्पादित होता है उसमें से 17.8% आंध्र प्रदेश उत्पादित करता है। सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, थर्ड पर है तेलंगाना। ठीक है, टॉप 3। एक प्रोडक्शन सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? तो लद्दाख। 75.88% अंडा प्रोडक्शन बड़ा है यहां पर परसेंटेज वाइज। थर्ड नंबर पर मीट प्रोडक्शन। एक साल में 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में मीट प्रोडक्शन हुआ है 10.25 मिलियन टन पूरे देश में। ठीक है, ये 4.95% ज्यादा है पिछले साल से। सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर स्टेट है वेस्ट बंगाल। 12.62% मीट का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल करता है। दूसरे पर यूपी और तीसरे पर महाराष्ट्र। वृद्धि देखें परसेंटेज वाइज तो असम में 17.93% की वृद्धि हुई है मीट प्रोडक्शन में एक साल में। फिर आता है वुल मतलब ऊन। ऊन का उत्पादन हुआ है 2023-24 में 3.69 मिलियन किलोग्राम। इसमें से सबसे ज्यादा ऊन उत्पादित करने वाला स्टेट है राजस्थान, 47.53%। पूरे देश का कुल ऊन का उत्पादन का ऑलमोस्ट आधा तो राजस्थान उत्पादित कर रहा है। सेकंड पर जम्मू एंड कश्मीर और थर्ड पर आ जाता है गुजरात। वृद्धि देखिए परसेंटेज वाइज तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है पंजाब में 22.04% की ऊन उत्पादन में। तो ये चारों चीजों के डेटा है, मीट प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन और ऊन प्रोडक्शन। पॉज करके देख लेना या फिर पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, एक बार पढ़ लेना ध्यान से। मेन चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है। आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो फाइजर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी, इन्हें फाइजर अवार्ड दिया गया है 2024 में। देखिए, फाइजर पुरस्कार प्रोजित बिहारी मुखर्जी को दिया गया 2024 के लिए। इनकी एक बुक लॉन्च हुई थी कुछ समय पहले, ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920-1966। ठीक है ना। इस बुक के लिए 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था 2023 में। अब इस बुक के लिए, बुक किसने लिखी है? प्रोजित बिहारी मुखर्जी ने। तो इस बुक के लिए पर्टिकुलर प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को हाल ही में फाइजर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए, इस पुस्तक में साइंस, भारत में उपनिवेशवाद और जो राष्ट्रवाद है उस पर इस बुक का जो आधार बनाकर लिखा गया है इस बुक को। यहां पर अगर आप फाइजर अवार्ड को जानेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। 1958 में फाइजर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। फाइजर इंक जो कि अमेरिकन कंपनी है, इसके द्वारा दिया जाता है फाइजर प्राइज। उन बुक्स को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान के इतिहास में अपना योगदान दिया, मतलब विज्ञान का इतिहास बताया हो। विज्ञान के इतिहास में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण घटना विज्ञान को लेकर है तो उस पर अगर कोई बुक लिखी गई है, कोई कंट्रीब्यूशन है, तो उसे फाइजर अवार्ड दिया जा सकता है। 2024 के लिए यह अवार्ड किसे दिया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। ठीक है। दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं यामांडू ओरसी। आंसर हो जाएगा आंसर डी। यामांडू ओरसी वर्तमान में उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट हाल ही में अपॉइंट किए गए। देखिए, हिस्ट्री के टीचर है और फॉर्मर मेयर भी रह चुके हैं यामांडू ओरसी। उरुग्वे का नया हाल ही में इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आंसर ले लिया है हमने उरुग्वे के यामांडू ओरसी। ठीक है। वैसे ये लेफ्ट जो वामपंथी उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, यामांडू ओरसी, जिन्हें प्रेसिडेंट चुना गया है, इन्होंने जीत हासिल की है हाल ही में इलेक्शन में और उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। यहां पर इनके पहले उरुग्वे के प्रेसिडेंट कौन थे? तो लुइस लेकेले पोउ उरुग्वे के प्रेसिडेंट के पद पर थे। अब नए इलेक्शन हुए हैं तो जीत कर आए हैं कौन? तो ये जीत कर आए हैं हाल ही में यामांडू ओरसी। इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का रहने वाला है, 2024 से 2029 तक। उरुग्वे की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की, एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी कैपिटल है मोंटेविडियो, उरुग्वे की कैपिटल। और यहां पर ऑफिशियल करेंसी पेसो उरुग्वेयो चलती है। जैसा हमारे यहां रुपया चलती है, वहां पर
पेसो उरुग्वेयो वहां की ऑफिशियल करेंसी है। लास्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा अटल इनोवेशन मिशन कब शुरू किया गया था? तो अटल इनोवेशन मिशन को देश में शुरू किया गया था 2016 में। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में से शुरू किया गया था। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट है उसने अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। 2024 में इसकी टाइम लिमिट खत्म होने वाली थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2028 किया गया है। और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के लिए सेंट्रल कैबिनेट ने 2750 करोड़ रुपए का बजट दिया है। ठीक है, देश में नवाचार को, इनोवेशन को प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को और अधिक विस्तार देना, मजबूती प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है अटल इनोवेशन मिशन का। ठीक है ना। इसके तहत देखिए नीति आयोग की एक इनिशिएटिव था, नीति आयोग की पहल थी ये। ठीक है, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत स्कूल में इनोवेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी से जोड़ना मुख्य उद्देश्य था। और स्टार्टअप और उद्यमियों को सपोर्ट प्रदान करना, जितने भी स्टार्टअप से, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें सपोर्ट देना। और इनोवेशन का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करना अटल इनोवेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य। 2016 में लॉन्च किया गया था, अब इसे बढ़ा दिया गया है 2028 तक। क्लियर हो जाता है? तो यहां पर 28 नवंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे। लास्ट डे के करंट अफेयर को अब हम एक एक करके रिवाइज करेंगे, आंसर लेंगे फटाफट। नवंबर 2024 में कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी? तो यह बजट है 2481 करोड़ रुपए का। ठीक है, 2481 करोड़ रुपए। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो यह कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। नवंबर 2024 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कितनी श्रेणी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किए? तो ये दिए जाते हैं 3 कैटेगरी में। भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। निम्न में से किसके द्वारा अब नहीं चलेगा कोई बहाना कैंपेन का शुभारंभ किया गया? तो अभी हमने बात की थी, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा सिंह। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा केरल के कोच्चि में। नवंबर 2024 में कैबिनेट ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। किस मिनिस्ट्री से संबंधित है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से। 13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? तो यह महाराष्ट्र की डीजीपी हाल ही में अपॉइंट हुई है दूसरी बार। किस भारतीय लेखक को एरास्मस प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह प्राइज दिया गया है अमिताभ घोष को। ठीक है, तो ये कल के सेशन के जो करंट अफेयर थे उसका रिवीजन हो गया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। दादा साहब फाल्के अवार्ड कब शुरू किया गया था? 1969 में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ओडिशा में देखने को मिलती है चिल्का झील। और भारत में उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सी है? तो लोनार लेक है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलती है। आज के आंसर हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आज के, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? और सुशासन दिवस कब और किसके सम्मान में मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।